सबसे पहले तो आपको न्योता, राजनीति की हमारी वीकली क्लास नेता नगरी के 200 एपिसोड्स पूरे होने वाले हैं। इस खास मौके पर आप भी हिस्सेदार बन सकते हैं। इसका प्रोसेस और कार्यक्रम का शेड्यूल हम बहुत जल्द आपसे शेयर करेंगे। उससे पहले नेता नगरी के एपिसोड्स पर बनी मजेदार क्विज आपका इंतजार कर रही है। खेलने के लिए लैलेंट टॉप के सोशल मीडिया हैंडल्स पर नजर बनाए रखिए। इसी नजर से याद आया 2 बरस पहले का एक शाहकार। 2021 में नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज आई थी, हाउ टू बिकम टायरेंट, यानी तानाशाह कैसे बने। इसमें डिक्टेटर बनने की रूल बुक बताई गई थी। कुल 6 नियम थे, अतीत के उदाहरणों के आधार पर। क्या थे नियम? पहला, कुर्सी पर कब्जा करो, जैसे जर्मनी में एडोल्फ हिटलर ने किया। दूसरा, अपने विरोधियों को निपटाओ, जैसे इराक में सद्दाम हुसैन ने निपटाया। तीसरा, जनता को डराकर रखो, जैसे युगांडा में इदी अमीन ने रखा। चौथा, सत्य और तथ्य को कंट्रोल करो, जैसे सोवियत संघ में जोसेफ स्टालिन ने किया। पांचवा, नया समाज बनाओ, जैसे लीबिया में मुअम्मार गद्दाफी ने बनाया। और छठा, अनंतकाल तक शासन चलाओ, जैसे नॉर्थ कोरिया में किम वंश चला रहा है। किम वंश को छोड़ दिया जाए तो बाकी के तानाशाहों का अंत हो चुका है। तो क्या नॉर्थ कोरिया के अलावा कहीं और तानाशाही नहीं बची है, और वो हमारे आसपास ही है। आज हम जिसकी कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, उसने हिटलर से लेकर किम वंश तक सबको आत्मसात कर लिया। पिछले 39 वर्षों से सरकार चला रहा है। 23 जुलाई को उसके देश में चुनाव भी हैं। लगभग तय है कि उसकी पार्टी के 100% सीटें मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि वह विपक्षी पार्टियां नहीं है, खूब है, लेकिन कोई चुनाव जीतने की हैसियत में नहीं है। जो हैसियत में थी उन्हें हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया जा चुका है। ये कहानी भारत के पूरब में बसे कंबोडिया की है और वहाँ 39 वर्षों से सत्ता चला रहे प्रधानमंत्री हुन सेन की है। आज के शो में जानेंगे हुन सेन ने डिक्टेटर रूल बुक को कैसे आत्मसात किया और क्या कंबोडिया कभी उसके चंगुल से छूट पाएगा। नमस्ते, मेरा नाम है सोनल और आप देखना शुरू कर चुके हैं लैलेंट टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी कंबोडिया की। शुरुआत नक्शेबाजी से। कंबोडिया भारत के पूरब में है, म्यांमार और थाईलैंड के बाद। उत्तर में लाओस और पूरब में वियतनाम के बाद समंदर शुरू होता है, साउथ चाइना सी। इसलिए इस इलाकों को इंडो चाइना क्षेत्र भी कहते हैं। आधिकारिक नाम किंगडम ऑफ कंबोडिया। राजधानी नोम पेन। आबादी 1 करोड़ 60 लाख से अधिक। 97% आबादी बौद्ध धर्म को मानती है, 2% मुस्लिम, 1% में दूसरे धर्म आते हैं। समय के मामले में कंबोडिया भारत से 1.5 घंटा आगे है। अगर यहाँ रात के 8 बज रहे हैं तो उधर 9:30 बज रहे होंगे। अब पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। कंबोडिया में 1993 वाला संविधान चल रहा है। देश में संवैधानिक राजशाही वाली व्यवस्था है। हेड ऑफ द स्टेट राजा, जबकि सरकार की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के पास। हालांकि राजा के पास बहुत कम शक्तियां हैं। कंबोडिया में संसद भी है, 2 सदनों वाली, जैसे भारत में है लोकसभा और राज्यसभा। वहां की लोकसभा को कहते हैं नेशनल असेंबली। इसमें 125 मेंबर होते हैं। इनका चुनाव जनता करती है 5 बरस के लिए। नेशनल असेंबली में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ऊपरी सदन का नाम है सेनेट। इसमें 62 सदस्य होते हैं। 58 का चुनाव 24 प्रांतों के स्थानीय प्रतिनिधि मिलकर करते हैं। 2 को राजा और 2 को नेशनल असेंबली की तरफ से मनोनीत किया जाता है। अब इतिहास का रुख करते हैं। देश को कंबोडिया क्यों कहते हैं, इसकी एक लोक प्रचलित कहानी है। सदियों पहले उत्तर भारत से कंबू स्वयंभू नाम के एक नागा साधु उस इलाके में गए। उसी के नाम पर इलाके को कहा गया कंबुज प्रदेश। ये नाम बदलते बदलते पहले कंपूचिया हुआ और फिर कंबोडिया पर आकर ठहर गया। यहाँ के सबसे प्रतापी राजा हुए जयवर्मन द्वितीय। जनता उनको देवताओं का अवतार मानती थी। राजा ने अपना नया नामकरण भी कर लिया, देवराज। इन्हीं देवराज जयवर्मन द्वितीय ने 802 ईस्वी में खमेर किंगडम की स्थापना की। खमेर यानी कंबोडिया के मूल निवासी। इसी वंश में हुए सूर्यवर्मन द्वितीय। उन्होंने 12वीं सदी में अंकोरवाट मंदिर बनाए। इन्हें दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों में गिना जाता है। 15वीं सदी आते आते खमेर साम्राज्य कमजोर हो चुका था। अगले 400 बरस बगल के वियतनाम, म्यांमार और थाईलैंड इस पर कब्जे के लिए लड़ते रहे। ये लड़ाई रुकी फ्रांस की एंट्री से। 1863 में कंबोडिया फ्रांस की कॉलोनी बन गया। फ्रांस ने कंबोडिया के राजा को नाम भर का राजा मान लिया। जैसे 1857 के पहले भारत में मुगल नाम भर के दिल्ली में राजा। काम सब ईस्ट इंडिया कंपनी की। 90 साल ऐसा चला। बीच में एक रुकावट आई। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान ने यहाँ पर कब्जा कर लिया, मगर फिर बम गिरे, जापान गिरा, कब्जा खत्म हो गया। दूसरे वर्ल्ड वॉर के समय यूरोप के देशों ने पूरी दुनिया में कॉलोनियां बना रखी थी। इंडो चाइना पर फ्रांस का नियंत्रण था, लेकिन युद्ध के बाद उसकी हालत खराब थी। उनके लिए यह घाटे का सौदा रह गया।
फ्रांस को जाना पड़ा। इस तरह खुली लूट खसोट का दौर बीत चुका था। 9 नवंबर 1953 को कंबोडिया आजाद मुल्क बन गया, लेकिन इसके लोकतंत्र बनने में अभी समय था। सत्ता का केंद्र तत्कालीन राजा नोर्डम सिहानुक के पास था। सिहानुक को पता था राजशाही बरकरार रखने के लिए लोगों को भरम में रखना जरूरी है, इसलिए उन्होंने 2 बरस के अंदर पलटी मारी, देश में लोकतंत्र लाने का, चुनाव करवाने का ऐलान कर दिया। फिर अपनी गद्दी भी छोड़ दी, राजा की गद्दी पर बैठा दिया अपने बुजुर्ग पिता नोर्डम सुरामृत को, खुद नेता बन गए। संकुम नाम से पार्टी शुरू की। चुनाव हुए तो सभी सीटों पर संकुम ही जीती। पूर्व राजा सिहानुक आजाद कंबोडिया के पहले प्रधानमंत्री बन गए। उन्हें लगा कि फ्रांस जा चुका है और जनता भरम में आ चुकी है, अब चैन से राज चलाऊंगा। मगर ये उनकी भूल थी। 1970 में सिहानुक छुट्टी मनाने यूरोप गए। पीठ पीछे रक्षा मंत्री लोन नोल ने तख्ता पलट कर दिया, राजशाही खत्म कर दी और खुद को राज्य का मुखिया घोषित कर दिया। नोल अमेरिका का पिट्ठू था। अमेरिका को वियतनाम वॉर में उसके साथ की जरूरत थी। ये युद्ध कम्युनिस्ट नॉर्थ वियतनाम की वियत कोंग और साउथ वियतनाम के बीच चल रहा था। दोनों पूरे वियतनाम पर अपना दावा ठोक रहे थे। इस युद्ध में साउथ वियतनाम को अमेरिका का सपोर्ट मिल रहा था और वियत कोंग को सोवियत संघ और चीन का। अमेरिका को शक था कि वियत कोंग के गुरिल्ला सैनिक छिपने के लिए कंबोडिया जाते हैं। उन्हें कंबोडिया से गुजरने वाले हो ची मिन ट्रेल से मदद भी मिलती है। ये एक सप्लाई लाइन थी जिसके जरिए वियत कोंग को हथियारों और रसद की सप्लाई होती। लोन नोल के आने के बाद अमेरिका ने सप्लाई लाइन ध्वस्त करने और कम्युनिस्टों को हराने के लिए 3 बरस तक कंबोडिया में लगभग 5 लाख टन बम गिराए। फिर जनवरी 1973 में पेरिस में शांति समझौता हुआ। तब जाकर अमेरिका ने कंबोडिया में बमबारी रोकी। अमेरिका को लगा था कि वो इंडो चाइना को कम्युनिस्टों से मुक्त करा देगा। हुआ इसका उल्टा। वियतनाम में तो वो हारा ही, कंबोडिया में भी कम्युनिस्ट क्रांति हुई। 1975 की शुरुआत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ कंपूचिया के गुरिल्ला सैनिकों ने राजधानी नोमपेन को घेर लिया। पार्टी के मेंबर्स को खमेर रूस के नाम से जाना जाता था। खमेर माने कंबोडिया के मूल निवासी और रूस मतलब लाल। ये लड़ाके लाल गमछा और सेना वाली वर्दी पहनकर चलते थे। अप्रैल 1975 में उन्होंने राजधानी के अहम ठिकानों पर कब्जा करना शुरू कर लिया। लोन नोल देश छोड़कर भाग गया। उसके भागते ही कंपूचिया पर खमेर रूस का शासन आ गया। उन्होंने ईयर 0 की शुरुआत की। कंपूचिया का नाम बदलकर कंबोडिया कर दिया, पुरानी किताबें जला दी और हर पेशे के लोगों को गांव की तरफ भेज दिया खेती करने। वहां उनसे बंदूक के दम पर जबरदस्ती मजदूरी करवाई गई। जो नहीं झेल पाए उन्हें मारकर खेत में ही दफना दिया गया। एक अनुमान के मुताबिक खमेर रूस के 4 बरस के शासन में लगभग 25 लाख लोगों की हत्या हुई। इस दुर्दांत संगठन का लीडर एक टीचर था जिसका सच उसके परिवार को भी नहीं पता था। उसके राज में लोगों के पास सिर्फ 2 अधिकार बचे थे, देश की रक्षा करने का अधिकार और काम करने का अधिकार। वो एक अदृश्य दानव था जिसके आदेश को नकारने की हिम्मत किसी को नहीं थी। ये सनकी सत्ताधीश जब मरा तो अखबारों ने छापा बर्न लाइक एन ओल्ड रबिश, यानी पुराने कचरे की तरह जल गया। उसका नाम था पोल पॉट। अगर आपने तानाशाह सीरीज देखी है तो आपको ये नाम याद होगा। हम ये कहानी पहले भी विस्तार से सुना चुके हैं, आज आपको रिकैप करा दिया ताकि पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाए। पोल पॉट के बारे में अगर आपको विस्तार से जानना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। उसी पोल पॉट के सेना में एक जनरल था जिसकी अपने लीडर से अनबन हो गई। वो वियतनाम भाग गया, फिर वहां से सेना लेकर लौटा। फिर उसी सेना ने खमेर रूस को हराया, जिसके बाद उस आर्मी जनरल कुर्सी पर बैठा और ऐसा बैठा कि उतरा ही नहीं। वो हुन सेन था। उसकी कहानी क्या है? जन्मतिथि से लेकर अलग अलग रिकॉर्ड्स हैं। 2 तिथियां बताई जाती है, एक अप्रैल 1951, दूसरी अगस्त 1962। बचपन का नाम हुन बुन्नाल। ये नाम कई बार बदला। अंत में मामला हुन सेन पर जाकर रुक गया। उसके दादा के पास 40 एकड़ से ज्यादा जमीन थी। पिता फ्रांस के खिलाफ आजादी की जंग लड़ने वाले गुट खमेर इसाराक में शामिल। एक रोज हुन सेन की दादी को दूसरे गुट ने किडनैप कर लिया। फिरौती देने में बहुत सारी पुश्तैनी जमीन बिक गई। उनके संगठन ने कोई मदद नहीं की। उनके पिता ने नाराज होकर फ्रांस का समर्थन कर दिया। आज़ादी के बाद उन्होंने किसी सांसद के लिए प्रोपेगेंडा सलाहकार का काम भी किया। इस बीच हुन सेन नोमपेन में पढ़ाई कर रहा था। इस दौरान उसकी दिलचस्पी कम्युनिस्ट लिटरेचर में बढ़ी। 1969 तक उसके पिता वियतनाम बॉर्डर के पास एक गांव में शिफ्ट हो गए। वहां वे खेती किसानी में जुट गए।
हुनसेन भी पिता के पास पहुंचा। उसी दौर में वो गांव वियतनाम वॉर की चपेट में आ गया। 1970 में सिहानुक का तख्ता पलट हो गया। सिहानुक ने निर्वासन से ही रेडियो संबोधन दिया, लोगों से विद्रोह की अपील की। यह अपील हुनसेन ने भी सुनी। वो दावा करता है कि संबोधन सुनने के बाद ही उसने लोन नोल के खिलाफ हथियार उठाने का फैसला किया। कई और नौजवानों की तरह उसने खमेर रूस को ज्वाइन कर लिया। सिहानुक ने खमेर रूस को समर्थन दिया और बदले में वादा मिला कि सफल होने के बाद उनको राजा की गद्दी सौंप दी जाएगी। हुनसेन खमेर रूस में शामिल गिने चुने पढ़े लिखे लोगों में था। उसका जल्दी ही प्रमोशन हो गया। धीरे धीरे वो पोल पॉट के सबसे वफादार जनरलों में गिना जाने लगा। 1975 में खमेर रूस को सत्ता मिल गई। इसके बाद नरसंहार चालू हुआ। जैसा कि हमने पहले भी बताया, खमेर रूस के 4 बरस शासन में लगभग 25 लाख लोगों की हत्या हुई। मरने के बाद उन्हें खेत में ही दफना दिया जाता। इन खेतों को किलिंग फील्ड्स का नाम दिया गया। इस नरसंहार में हुनसेन की भूमिका भी थी। वो खुद को निर्दोष बताता है, कहता है कि मेरी उनसे आपत्ति थी, इस वजह से मैं खमेर रूस छोड़कर चला गया। 1977 में हुनसेन वियतनाम भाग गया। इस घटना की 2 विरोधाभासी वजह बताई जाती हैं। पहली, हुनसेन का दावा है कि विरोध की वजह से वो पोल पॉट के निशाने पर आ गया। पोल पॉट उसे मरवा देना चाहता था। दूसरा धड़ा कहता है हुनसेन को पोल पॉट से कोई खतरा नहीं था, उसको बढ़िया प्रमोशन मिल रहा था। वो पोल पॉट के निशाने पर कभी नहीं था। उसका दावा भ्रामक है। सच्चाई जो भी हो, हुनसेन वियतनाम भाग चुका था। वहां उसने शरण ली। वियतनाम और कंबोडिया की दुश्मनी का लंबा इतिहास रहा है। पोल पॉट उसको भुनाना चाहता था। उसने वियतनाम के गांव पर हमला किया और नागरिकों का नरसंहार भी किया। इससे वियतनाम नाराज हो गया। दिसंबर 1978 में उसने सेना उतार दी। जनवरी 1979 तक नोमपेन से खेमोर रूस को खदेड़ दिया गया। वे भागकर थाईलैंड बॉर्डर के जंगलों में छिप गए। वियतनाम ने कंबोडिया को अपने कंट्रोल में ले लिया, अपनी कठपुतली सरकार बनाई। हुनसेन भी वियतनाम आर्मी के साथ आया था। उसको विदेश मंत्री बना दिया गया। उस समय वो दुनिया का सबसे कम उम्र का विदेश मंत्री था। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी पेन सोवान को मिली थी, लेकिन जल्दी ही उसकी गद्दी से छीन लिया गया, मतलब उसको गद्दी से उतार दिया गया। फिर चांद सी को पीएम की कुर्सी मिली। दिसंबर 1984 में चांद सी की मौत हो गई। तब वियतनाम ने कंबोडिया के प्रधानमंत्री की कुर्सी हुनसेन को सौंप दी। कंबोडिया में वियतनाम की सेना 1989 तक रही। एक समय उनका स्वागत हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जनता उन्हें विदेशी आक्रमणकारी के तौर पर देखने लगी। वियतनाम पर आम नागरिकों को टॉर्चर करने, जबरन मजदूरी कराने के आरोप भी लग रहे थे। उनके ऊपर हमले हो रहे थे। खमेर रूस से भी निपटना पड़ रहा था। इस झगड़े में उनका भारी नुकसान हो रहा था। दावा किया जाता है कि कंबोडिया में वियतनाम के कम से कम 30,000 सैनिक मारे गए। इसलिए सितंबर 1989 में उसने सेना निकाल ली। लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। इसको औपचारिक तौर पर खत्म करने के लिए पेरिस में शांति समझौता हुआ। हुनसेन, खमेर रूस, राजशाही समर्थकों और KPNLF के बीच अक्टूबर 1991 में 19 देशों ने भी इस समझौते पर दस्तखत किए। इसमें भारत भी था। इस समझौते के तहत युद्ध रोकने पर सहमति बनी। यूएन को 18 महीनों के लिए देश की कमान मिली। इस समय में यूएन को कंबोडिया में युद्ध विराम को लागू कराना था और नई सरकार चुनने के लिए निष्पक्ष चुनाव भी कराना था। चुनाव हुए मई 1993 में। नतीजे आए तो किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं थी। राजशाही का समर्थन करने वाली फुनसिनपेक सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसकी कमान प्रिंस रणरिद्ध के पास थी। वो कंबोडिया के पूर्व राजा नोर्डम सिहानुक के बेटे हैं। दूसरे नंबर पर थी हुनसेन की कंबोडियन पीपल्स पार्टी CPP। उससे पहले ही हुनसेन ने वोटिंग में धांधली का आरोप लगाना शुरू कर दिया था। उसने अपने लिए हेड ऑफ द स्टेट की कुर्सी मांगी और सरकार में 50-50 हिस्सेदारी भी। यूएन ने इसका विरोध किया। नाराज हुनसेन ने विरोधी पार्टियों के दफ्तरों पर हमले कराए। उनसे कुछ प्रांतों को कंबोडिया से अलग कराने की धमकी दी। यूएन को झुकना पड़ा। आखिर में नया फॉर्मूला बनाया गया। 2 प्रधानमंत्री बनाए गए, प्रिंस रणरिद्ध और हुनसेन। सितंबर 1993 में कंबोडिया में राजतंत्र वापस लौटा। सिहानुक राजा बने, हालांकि उनकी शक्तियां सीमित थी। इसके बाद यूएन बाहर निकल गया। कंबोडिया संप्रभु देश बन गया। उधर हुनसेन और रणरिद्ध को कुर्सी शेयर करना रास नहीं आया। दोनों पार्टियों के बीच झगड़े हो रहे थे। वे अधिक कंट्रोल चाहते थे। हुनसेन ने रणरिद्ध को हटाने के लिए उसके सांसदों को खरीदने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। फिर जुलाई 1997 में हुनसेन की वफादार सेना ने रणरिद्ध का तख्ता पलट कर दिया। रणरिद्ध उससे पहले ही देश छोड़कर भाग चुके थे।
उनकी जगह उंग होत को दे दी गई। फिर आया 1998 का साल, फिर से चुनाव हुए। इसमें हुन सेन की सीपीपी को बहुमत मिली। विपक्षी पार्टियां, यूएन और मानवाधिकार संगठनों ने कहा धांधली हुई है, लेकिन हुन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस चुनाव में उंग की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी, जिसकी वजह से उन्हें प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद हुन सेन कंबोडिया का इकलौता प्रधानमंत्री रह गया। ये हुन सेन के निरंकुश शासन की शुरुआत थी। तब से अब तक किसी भी चुनाव में वो हारा नहीं। बीते समय उसकी राजनीतिक शक्ति बढ़ी है। कंबोडिया में विपक्ष लगभग खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग पर हुन सेन का कंट्रोल है। उसकी निरंकुशता को कुछ बयानों से समझिए। 2005 में कहा था, मेरा विरोध करने वाले अपना ताबूत और वसीयत तैयार करवा ले। 2011 में अरब स्प्रिंग हुआ, तब किसी ने हुन सेन को सावधानी बरतने की सलाह दी। इस पर वो बोला, मैं न सिर्फ विपक्ष को कमजोर करता हूं, बल्कि उनको हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, और अगर कोई प्रोटेस्ट करने की हिमाकत करेगा तो मैं उन कुत्तों को पीट कर पिंजड़े में डाल दूंगा। 2013 में चुनाव जीतने के बाद बोला, सिर्फ मौत या शारीरिक अक्षमता ही मुझे कुर्सी से हटा सकती है। और भी कारनामे जान लीजिए। 2013 के चुनाव में कंबोडियन नेशनल रेस्क्यू पार्टी CNRP ने हुन सेन को कड़ी टक्कर दी। एक समय लग रहा था कि हुन सेन की हार होगी, तभी मतगणना की लाइव फीड रोक दी गई। फिर भी हुन सेन को बमुश्किल जीत मिली। 2017 के लोकल इलेक्शन में भी CNRP ने चुनौती दी। तब हुन सेन ने सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालकर पार्टी को बैन करा दिया। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक हुन सेन ने कई अखबारों को बंद करा दिया और मानवाधिकार संगठनों को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इस क्रैकडाउन के विरोध में अमेरिका ने कंबोडिया पर प्रतिबंध भी लगाए, मगर हुन सेन को कोई फर्क नहीं पड़ा। जानकार कहते हैं कि उसके ऊपर चीन का हाथ है। 2023 में सबसे बड़ी विपक्षी नेता और CNRP के सर्वे सर्वा रहे केम शोखा को 27 साल की सजा सुनाई गई। उनके ऊपर गद्दारी करने और सरकार पलटने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया। मई 2023 में चुनाव आयोग ने मुख्य विपक्षी कैंडिडेट पार्टी को सस्पेंड कर दिया। इसमें CNRP के बचे कुचे नेता शामिल हुए थे। चुनाव आयोग बोला, पार्टी जरूरी दस्तावेज नहीं जमा करा पाई, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ सकती। इन सबके अलावा हुन सेन पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद, गैर न्यायिक हत्याएं, टॉर्चर, मानवाधिकार हनन जैसे कई गंभीर आरोप लगते हैं। आज हम ये कहानी क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि हुन सेन एक बार फिर चुनाव के मैदान में है, जहां उसकी जीत तय मानी जा रही है। चुनाव में हुन सेन की CPP के अलावा 17 और पार्टियां हैं। उनमें से अधिकतर या तो बहुत छोटी हैं या हुन सेन की पिट्ठू हैं, यानी उन्हें कोई चुनौती नहीं मिलेगी। जानकारों का कहना है कि CPP एक बार फिर से 125 सीटें जीतने में कामयाब होगी। हुन सेन ने चुनाव के बाद सत्ता अपने बेटे को सौंपने की बात कही है। कहा जा रहा है कि ये कंबोडिया में लोकतंत्र के ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। कंबोडिया और दुनिया के तमाम हिस्सों में चल रही हलचल पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।